हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। एनसीईआरटी की क्लास 4-5 दिन से नहीं हुई, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी की क्लास का एक क्लास हो चुकी है। एनसीईआरटी की क्लास में जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 23 है जो चल रहा है। 23 है जो एनसीईआरटी जो चल रहा है इसमें चैप्टर। इसमें संवैधानिक विकास व गैर संवैधानिक विकास जो बॉडीज हैं, ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी फर्स्ट क्लास आपने गेट लगा दे जरा प्रदीप, गेट लगा दे, आवाज आ रही है। इसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो हम कर चुके थे। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी थी और इसके साथ मैंने उस क्लास में आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फर्क क्या होता है। दोबारा रिपीट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में एक उल्लेख होता है, एक जिक्र होता है। उल्लेख कैसे होता है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल होता है। जैसे क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर मुझे जानना है तो मुझे एक से लेकर सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ही मैं एक से आर्टिकल पढ़ने शुरू करता हूं, ढूंढना शुरू करता हूं, तो 124 आर्टिकल नंबर आता है 1 to 4, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की पद है जो, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 52 साफ साफ कहता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। अगर प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके लिए एक आर्टिकल है। राज्यपाल है एक आर्टिकल है। ये पोस्ट है। अब बॉडीज क्या होती हैं? बॉडी जैसे सुप्रीम कोर्ट एक पद नहीं है, एक पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक डिपार्टमेंट है, एक बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी है, हाई कोर्ट एक बॉडी है, तो इसका उल्लेख हमें संविधान में मिलता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था, तो क्या संवैधानिक है? यस, आर्टिकल 280 के लिए डेडिकेटेड है। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल बकायदा हम लोगों ने पढ़ा और हमने जाना कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर का जो आर्टिकल है उसके लिए डेडिकेटेड है। क्या कैग है? आर्टिकल 146 हमने पढ़ा। फर्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम सारे पढ़ चुके हैं। सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में हम लोग जो है सेकंड क्लास में जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमें पढ़नी है गैर संवैधानिक बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। गैर संवैधानिक निकाय संसद के अधिनियम या राज्य विधानसभा द्वारा गठित निकाय को संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। इनकी स्थापना विशेष कार्य हेतु की जाती है। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत निम्न, गैर संवैधानिक निकाय के अंदर निम्न संस्थान आते हैं। देखो, संवैधानिक निकाय हमने पढ़ा था तो साफ लिखा हुआ था, एक आर्टिकल होगा, संविधान में इसका उल्लेख होगा, मगर ये बनाए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग? संसद के नियम के अकॉर्डिंग। जैसे गैर संवैधानिक निकाय की बात करें, जैसे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एनएसजी जो है वो बनाई जाती है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होती है। वो बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है? वो संसद के द्वारा बनाई गई है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी संवैधानिक है? नहीं, गैर संवैधानिक है। इनका निर्माण संसद के द्वारा किया गया है। तो ऐसी बॉडी जिसका निर्माण संसद के द्वारा या राज्य अधिनियम के द्वारा किया गया है, ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाते हैं। और याद रखना, यूपीएससी की क्लास चल रही है, हम लोग कोई थ्योरी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिख के बताया था फर्स्ट क्लास में कि संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण कौन कर सकता है? संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। क्यों? संवैधानिक संस्थाएं या तो संविधान में लिखी गई जा चुकी हैं, अगर नई संवैधानिक संस्थाएं लाओगे, जैसे जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 269A अलग से इंसर्ट किया गया, बाद में डाला गया, जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक बनाया गया। तो वो संवैधानिक बनाने का प्रावधान क्या है? संसद में आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने अपने जो पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटिकल क्वेश्चन करवा रखे हैं 350, उसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन करवाया है बकायदा, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, मगर पूछेगी जरूर कि संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण कौन कर सकता है? फर्स्ट संसद, सेकंड राज्य विधानमंडल, तीसरा कर सकता है राष्ट्रपति, चौथा कर सकता है, बनी नहीं सकती, ऐसा कुछ बनाएगा वो। ठीक है, तो याद रखना, गैर संवैधानिक निकाय का निर्माण संसद भी कर सकती है और संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल भी कर सकते हैं। पहला है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन एक मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा किया गया था। मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा किया गया था, कैबिनेट मोशन द्वारा किया गया था, जो एक स्टाफ अभिकरण व सलाहकारी निकाय था। और याद रखना, योजना आयोग और अब योजना आयोग के साथ आ गया है नीति आयोग, और दोनों ही क्या है? सलाहकारी संस्थाएं हैं।
और इसी के साथ मैंने आपको बताया था यूपीएससी, कैग, ये भी सलाहकारी संस्थाएं हैं, मैंडेटरी नहीं है। यूपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया, जिसको बता दिया फर्स्ट आया है उसको आईएएस बनी जाएगा, केंद्र सरकार ना चाहे तो वो नहीं बना सकती। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने, उनका संचालन, उनका निरीक्षण की प्रक्रिया के उद्देश्य से गठित किया गया था। योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह आ गया है नीति आयोग। 13 अगस्त 2014 को तत्कालीन सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम के एक नए निकाय की घोषणा की थी। तत्पश्चात घोषणा की थी, याद करना, यह घोषणा जो है अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसने पूछा था बकायदा, जब बच्चे ने जो बताया कि घोषणा सर आपने लिखाया था नोट्स में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, मगर एसएससी की मेरी बहन एग्जाम देने के आई है, उसका आंसर गलत बता रहा है ये। तो मैंने डियर ये लिखवाया था क्योंकि यूपीएससी को पढ़ा रहे हैं हम, मगर एनसीईआरटी बच्चों के लिए तो एनसीईआरटी साफ लिखती है। घोषणा की गई थी 13 अगस्त 2014 को, मगर इसका निर्माण किया गया था 1 जनवरी को, क्योंकि घोषणा होना और निर्माण होने में टाइम लगता है। नीति आयोग भारत सरकार के नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है, जो निर्देशकीय व नीतिगत दोनों प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। मतलब पॉलिसी भी बनाता है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इसका डायरेक्शन भी करता है। और नीति आयोग जो है ज्यादा प्रभावी है योजना आयोग की अपेक्षा। संरचना, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो पदेन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब, पदेन का जो शब्द है ना डियर, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, ये फ्रेंच शब्द है, या ये कह लो ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है जहां पे एक्स ऑफिशियो पद आता है। एक्स ऑफिशियो पद भारत में 2 जगह आता है, पहला पॉलिटी में, दूसरा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एक्स ऑफिशियो पढ़ते हैं कि नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, और ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि राज्यसभा चेयरमैन इज द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब उस पद पे जहां एक्स ऑफिशियो लिखा है उस पद पे वो व्यक्ति बैठेगा जिसका चुनाव नियुक्ति नहीं होगी। वो व्यक्ति जो बैठेगा उसका किसी और पद के लिए चुनाव होगा, तो जिस पद के लिए चुनाव होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा एक्स ऑफिशियो। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बने, बट कोई भी ए बी सी डी हो, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको ना तो कोई शपथ लेनी है, ना रिकमेंडेशन लेटर, ना अपॉइंटमेंट लेटर, ना अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, ना राष्ट्रपति की सलाह, वो अपने आप बन जाएगा नीति आयोग का चेयरमैन, ठीक है। ऐसे ही जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी बनेगा देश का, उसे ना तो नियुक्ति पत्र मिलेगा, ना शपथ होगी, ना अपॉइंटमेंट होगी, ना चुनाव होगा, कुछ नहीं होगा, वो राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है, फ्रांस से लिया गया ये। पब्लिक एडमिन जिसके पास होगा, पब्लिक एड जिसके पास होगा ऑप्शनल, बकायदा वुडरो विल्सन ने इसका गठन किया था। शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधायिकाएं जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल आते हैं। रीजनल परिषद का गठन 1 से अधिक राज्यों या क्षेत्र संबंधी विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, इसका संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। कुल मिला के जो नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल है वो योजना आयोग में एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी। तो अलग से क्वेश्चन आ जाए, नेशनल डेवलपमेंट योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया, तो एनडीसी के स्थान पर कौन आया? एनडीसी के स्थान पर कौन आया डियर? गवर्निंग काउंसिल आया है। एनडीसी के जगह गवर्निंग काउंसिल को बनाया गया है। गवर्निंग काउंसिल में कौन लोग होते हैं? वही जो एनडीसी में होते थे, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के वित्त मंत्री होते थे, या यूटी के मुख्यमंत्री, जहां पे यूटी है वहां मुख्यमंत्री होते थे, और राज्यों के राज्यपाल होते थे, तो वही इसमें होते हैं। विशिष्ट आमंत्रित गण विशेषज्ञ, हाँ ओके, विशिष्ट आमंत्रित गण विशेषज्ञ जो बिल्कुल ही यही बात अलग है, योजना आयोग से अलग करती है नीति आयोग को। नीति आयोग में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को काफी रखा गया है, स्पेशलिस्ट को। सुविज्ञ व अभ्यासी जिसके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान व योग्यता हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त यह संगठन निम्न रूपों में होता है, जैसे उपाध्यक्ष, मेन फंक्शनरी यही होता है उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ होते हैं।
उद्देश्य समाज के उन वर्गों का समुचित ध्यान रखना जो कि आर्थिक विकास से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं। राज्य की सक्रिय सहायता द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, प्रक्षेत्रों व रणनीतियों के प्रति समग्र दृष्टिकोण का विकास करना, यही लाइन इसको बनाती है। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए राज्यों की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघवाद को कार्यान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल व प्रक्रियाओं को बढ़ाना, ग्राम स्तर पर आर्थिक विकास की दिशा को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करना, इसके लिए एक समुचित तंत्र को विकसित करना। कहते हैं ना, योजना आयोग सिर्फ योजना बना था, ये क्या है, ये फंक्शन भी करता है, इसको फंक्शनरी बॉडी भी कहते हैं। इसीलिए नीति आयोग का प्रभाव अब ज्यादा है थोड़ा सा पहले की अपेक्षा। किसी भी क्षेत्र या विषय में आर्थिक रणनीति बनाना, जैसे हाइड्रोजन एआई के लिए काम जो क्वांटम कंप्यूटर के लिए कौन बना रहा है, नीति आयोग बना रहा है। नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को मजबूती के साथ शामिल करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं व अन्य साझेदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार व उद्यमितापूर्ण समर्थन रक्षा प्रणाली का सृजन करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठन करना, सहयोग करना, साझेदारी बताना, इनोवेशन करना, नॉलेजेबल इकोनॉमी बनाना, ऐसा सब पूरा काम करने का काम इसी का है। नीति आयोग कार्यात्मक रूप से, मैंने कहा ना, फंक्शनल रूप से काम करता है। कार्यात्मक रूप से रीजन संबंधी मुद्दों की जांच व उनके समाधान के साथ ही राष्ट्रीय विकास व आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यूपी में जैसे गोंडा, मोतिहारी बिहार में, शाहजहांपुर है बिहार में, ठीक है। ऐसे मतलब इसीलिए कहते हैं ना, रीजनल मुद्दों को भी जांच करता है। योजना आयोग ऊपर से बनाता था योजना जो पूरे भारत में यूनिवर्सल लागू होती थी। अगर आपके राज्य से मैच नहीं करती, जरूरी नहीं है आप अपने राज्य में इसको एक्टिवेट कीजिए, मगर अब क्या है, योजना आयोग, नीति आयोग जो है रीजनल मुद्दों पर भी कार्य करती है। कार्यात्मक रूप से रीजन संबंधी मुद्दों की जांच करना व उनके समाधान के साथ ही राष्ट्रीय विकास व आर्थिक वृद्धि के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए। इवन आकांक्षी जिला कार्यक्रम में तो ये भी देखते हैं जिसको गैस मिली है या नहीं मिली, सड़क वो घर का मकान जो है, मकान में फर्श पक्का है या नहीं है। नीति आयोग सहकारी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो मैंने भी लाइन लिखी थी, बढ़ावा देता है। इसके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य करता है, नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग ऐसे वैचारिक नीतिगत हस्तक्षेपों पर विशेष रूप से एकाग्रचित होता है जिससे सभी केंद्रीय मंत्रालय, विकास भागीदारों और रीजनल विशेषज्ञों, पेशेवरों के बीच समन्वयता को बढ़ावा मिलता है। जैसे क्वांटम कंप्यूटर, नैनो मेडिसिन, नैनो मेडिसिन। नीति आयोग के विभिन्न अधोलंब वर्टिकल्स अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित समन्वय व सहयोग फ्रेमवर्क करते हैं। इस अधोलंबों में कृषि, ऊर्जा, उद्योग, धारणीय विकास, लक्ष्य ग्रामीण विकास आदि शामिल होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये काम कैसे करता है। अगर नीति आयोग पहले, योजना आयोग पहले, प्लानिंग कमीशन क्या काम करता था, प्लानिंग बना दी, अब ये स्टेट के ऊपर है और यूटी के ऊपर है, वे इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए ये फंड रिकमेंडेड करता था, ठीक है। अब इसकी जगह आ गया नीति आयोग। नीति आयोग पहले स्टेट है, स्टेट से पूछेगा आपकी डिमांड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको पूछेगा, उसके लिए फिर प्लानिंग करेगा, केंद्र के बजट को जोड़ेगा, प्लस इसके अंदर स्पेशलिस्ट को जोड़ेगा, नॉलेजेबल को। उसके बाद स्टेट को वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के विशेषज्ञता या प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए वो नीति बनाएगा। जैसे गोंडा में जिला आकांक्षी कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम शिक्षा दर गोंडा का था।
मगर बिहार में वो समस्या नहीं हो सकती है मोतिहारी की। मोतिहारी की समस्या कृषि से संबंधित है, तो जिला आकांक्षी कार्यक्रम में कृषि को ऐड किया गया है। इसीलिए इसको सहकारी संघवाद कहते हैं कि अब यूनिवर्सल नहीं है, जैसा डिमांड है वैसा ही काम है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो योजना आयोग में होती थी, जो मैंने अभी बताया आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह ना ही संवैधानिक निकाय है ना ही वैधानिक निकाय है, ध्यान रखना, ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। जैसे योजना आयोग, वो भी ना तो वैधानिक है ना ही वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, एनडीसी के भी, योजना आयोग के भी, नीति आयोग के भी। नीति आयोग के सचिव भी इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री या प्रशासक नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों को सहयोग प्रदान करना है। प्रमुख कार्यों में राष्ट्रीय योजनाओं के लिए दिशा निर्देश को निर्धारित करना है। इसके बाद है सेकंड संस्था जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की है। पहला सेकंड है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा वह 5 सदस्य होंगे। अब 5 सदस्य कौन कौन से, ये मैच करने के लिए आ सकता है, इसको देखना। इस आयोग का अध्यक्ष सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और ये होता है, ठीक है। इस आयोग के अन्य सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 3 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार संबंधी जानकारी व कार्य का अनुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7, जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। 1, 4 और 7, ये 4 कौन है, स्पष्ट है। इन 7 में से एक महिला होनी चाहिए और SC ST आयोग भी होना चाहिए। बाकी 6 कौन से हैं वो देखते हैं। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो गया, नेशनल SC कमीशन हो गया, नेशनल ST कमीशन हो गया, वुमन कमीशन हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य अधिकार शामिल होते हैं। 6 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष महिला में आ गए ना इसमें, ये होते हैं, ताकि ये कॉम्बिनेशन बन जाए। मानवाधिकारों का हनन ज्यादातर इन्हीं लोगों का होता है। वैसे मानवाधिकारों का हनन तो किसी का भी हो सकता है, मगर विशेषज्ञता इन लोगों का कुछ मानवाधिकार का हनन ज्यादा ही होता है। नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। देखो फर्स्ट क्लास अगर आपने देखी होगी यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, तो मैंने आपको बताया भी था यूपीएससी का 1992 से पहले जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के देखोगे तो यूपीएससी के क्वेश्चनों में लिखा गया है कि देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में ये सही है, ये ट्रू है, मगर बाद में जब आप देखोगे तो उसने यही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है एनडीए सीडीएस में, मगर वहां आप लोग कहते हो कि सर देखो यहाँ पे लिख रखा है ये गलत है, तो कौन सा सही है? डियर कौन, दोनों ही सही हैं। कारण क्या है? कारण बस इतना है, कारण क्या है? कारण बस इतना है, पहले वाले में कारण बस इतना ही है, पहले वाले में 1992 से पहले राष्ट्रपति जो है उन्हीं संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता था जो संस्थाएं संवैधानिक होती थी। 1992 के बाद भारत में कुछ ऐसी संवैधानिक संस्था, कुछ ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल वुमन कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग CVC, ऐसी संस्था बन गई है। इनकी भी अब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मगर ये सारी संस्थाएं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रकृति की हैं। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति,
संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दलों के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे यूपीएससी लिखेगी सभापति, क्योंकि सभापति देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट कभी कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहा है। संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दलों के नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति आयोग के सदस्य के रूप में की जा सकती है। कार्यकाल, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 में तो रिटायर होते ही हैं, तो मैक्सिमम 70 या 3 वर्ष तक आयु। जो भी पहले होता है वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये गैर संवैधानिक संस्था है। और याद रखना, संवैधानिक संस्थाओं भी मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन पुनर्नियुक्ति का पात्र है। अपने कार्यालय के पश्चात पदेन अध्यक्ष संघ व राज्य सरकारों के अंतर्गत किसी भी पद की पात्रता के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो दोबारा नियुक्त हो सकते हैं किसमें? ह्यूमन राइट कमीशन में, बाकी कहीं नहीं। वेतन में भत्ते, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के पश्चात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब थी तो वेतन में भत्तों के बारे में बताया था, उनके वेतन में भत्तों का निर्धारण या तो राष्ट्रपति करेगा या संसद करेगी। ठीक है, मगर यहाँ पे केंद्र सरकार करती है। पद से हटाया जा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उनके पद से निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। संसद नहीं हटा सकती, राष्ट्रपति हटा देगा। यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी अन्य रोजगार में लिप्त हो, यदि वह शारीरिक व मानसिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ व न्यायालय ऐसी घोषणा करे कि वह दिवालियों का शिकार हो जाए, तो इन कंडीशन में हटा सकता है राष्ट्रपति। यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी व सजा का पात्र हो, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके दुराचरण व अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर उच्चतम न्यायालय की सलाह पर उन्हें हटा सकता है। कार्य क्या है? आयोग के कार्यों को निम्न रूप में समझा जा सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, किसी पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करना, जेलों व बंदी गृहों की स्थिति का अध्ययन करना, इससे संबंधित सिफारिशें करना। ये सबसे मेन काम होता है, ये सबसे मेन काम होता है ह्यूमन राइट कमीशन का, क्योंकि जेलों में वो लोग होते हैं तो प्रशासन अगर उनका शोषण कर रहा है तो वो लोग अपनी किसको डिमांड बताएं, तो ये लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, लोग अपने बारे में बताते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जो मानवाधिकार के उल्लंघन हेतु उत्तरदायी होते हैं, इनसे बचाव की सिफारिश करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह सरकार व न्यायालयों को अपनी जांच के आधार पर मुकदमों को चलाने की सिफारिश कर सकती है। ये सबसे माइनस पॉइंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, सबसे माइनस पॉइंट। अगर आयोग को अपना मुकदमा सुनने का अधिकार ही नहीं है तो न्यायालय में कितनी केसें पड़ी हैं, फाइल पड़े हैं, न्यायालय के पास भी न्याय मिलता नहीं है, इसीलिए ये एक्टिव है नहीं। जैसे केंद्र में बना राज्य नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वैसे ही राज्य में इसी के तरफ पे बनाया गया है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो अब देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण 1993 के द्वारा ही की गई है। वर्तमान में देश के 26 राज्यों में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानव अधिकार की स्थापना की गई है। मतलब हर राज्य के अंदर की जानी चाहिए स्थापना, मगर अभी तक हर राज्य के अंदर इसकी स्थापना की नहीं गई है, कुछ ही राज्यों ने की है, उसमें से 26 राज्य इसकी स्थापना कर चुके हैं। ठीक, वर्तमान में देश के 26 राज्यों में आधिकारिक है। संरचना व योग्यता, संरचना व योग्यता क्या ही है? राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य है जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र में 1+4, यहाँ 1+2। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं।
आयोग के अन्य सदस्यों में उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त व कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश 7 वर्षों का अनुभव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मानवाधिकार क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता हो। नियुक्ति व कार्यकाल, आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र में जैसे राष्ट्रपति करते हैं, राज्य में राज्यपाल करते हैं। केंद्र में एक कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, राज्य में एक कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष व राज्य के गृह मंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। लेकिन जब राज्य में विधान परिषद भी होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष व विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत एक न्यायाधीश व जिला न्यायालय में कार्यरत एक न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकारों में नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है? न्यायिक ज्ञान देता है। क्योंकि मानवाधिकार, नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार, इन सब में बिल्कुल ही बारीक सा फर्क होता है, ध्यान रखना, बारीक सा। इसीलिए नॉलेजेबल पर्सन चाहिए जो तत्व जानता हो उसका। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो भी पहले रहता है केंद्र के समान। वे पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं केंद्र के समान। वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगी केंद्र के समान। हटाया जाना, सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। देखो ये राज्य में जब मैंने मैपिंग की क्लास करवाई थी आपको, तो मैपिंग की क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने क्या बताया था? रिमूवल के बारे में बताया था कि रिमूवल अगर सेंटर में है, केंद्र में है, तो रिमूवल केंद्र में करने वाली संस्था एक ही है, राष्ट्रपति। ये मैंने आपको बताया था। रिमूवल स्टेट में अगर कोई कर सकता है तो स्टेट में कर सकता है गवर्नर। ये मैंने आपको मैपिंग की क्लास में बताया था, मगर आपको एक्सेप्शन भी बताया था। स्टेट में बात करें तो स्टेट में रिमूवल 2 बंदों का, किसका? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हेड प्लस मेंबर प्लस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन दोनों का रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपवाद है। वैसे होता क्या है, जो अपॉइंट करता है ना वो ही हटाता है, मगर स्टेट के अंदर ये अपवाद है, तो ये याद रखना। जो जहां मैंने हेडिंग डाल दी है, जहां मैं ब्रैकेट बना देता हूं उसको नोट कर लिया करो, बाकी आपकी इच्छा है। थर्ड है नेशनल वुमेन कमीशन। नेशनल वुमेन कमीशन भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम 1990 के अंतर्गत अधिसूचना के माध्यम से 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका गठन महिलाओं के संवैधानिक व विधिक रक्षोपाय के पुनर्वलोकन हेतु एक वैधानिक निकाय के आधार पर किया गया है। यह सुधारवादी विधायी उपाय के बारे में अनुशंसा करता है, मतलब फ्यूचर में क्या होना चाहिए सुधार करने के लिए। शिकायती मामलों के निपटान की व्यवस्था करता है। सरकार को महिलाओं संबंधित नीतिगत मामलों का सुझाव भी देता है। इसकी कमी और बताऊंगा आपको अभी क्या कमी है जिसकी वजह से ये सुझाव लिख सकते हो आप कि काम क्यों नहीं कर पा रहा। संरचना, नियुक्ति व राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व एक सचिव व 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट है, सबसे बड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ज्यादातर ये राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की महिलाएं ही होती हैं, इसीलिए ये काम भी नहीं करती हैं। नहीं तो वुमन पे इतना अत्याचार होता है कहीं ना कहीं अगर ये काम करें तो महिलाओं को एक के लिए बहुत ही एक ऐसा मंच हो सकता है जो मंच
बहुत काम करें यार, महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी दिक्कतें। बिहार में एक लड़की जिसका वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें कहा था कि 400 नंबर में पापा ने कहा था कि साइंस दिलवाएंगे, 399 आए हैं इसलिए आर्ट्स दिलवा दी। ऐसे कंडीशन में बाहर के लोग गए, बल्कि महिला आयोग को उस क्षेत्र में ही काम करना था कि भाई ये हो सके, मगर क्या किया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपे गए कार्य व्यापक व विविध है, जो उनके अधिकार व उन्नति की सुरक्षा संबंधी मामलों के लाभगत के लगभग समस्त पहलुओं से जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख है आयोग के आदेशित गतिविधियों में कानून की समीक्षा करना, अत्याचारों की विशिष्ट व्यक्तिगत शिकायतों में हस्तक्षेप करना, जहां कहीं भी उपयुक्त व संभव हो महिलाओं के हितों की रक्षा के उपाय करना। कि वो आजकल जैसे पानीपत का चल रहा है, एक महिला का रेप हुआ है और वो कह रही है मेरा रेप हुआ है, और पुलिस कह रही है कि रेप हुआ नहीं है। अब हुआ है नहीं हुआ, ये तो खैर ये महिलाएं भी, ऐसा नहीं है कि हर मामले में 100% सही होती हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है ना, ये इसका दिल्ली का, एक महिला मतलब पकड़ी गई महिला का कैमरे में, दुकान पे कैमरा लगा हुआ था किसी बगल वाली दुकान पे, कि वो खुद ही कपड़े फाड़ रही है और वो दुकानदार से पैसे मांग रही थी, और दुकानदार ने मना कर दिया तो दुकानदार पे इल्जाम लगा दिया। ऐसा भी होता है खैर, मगर कुल मिला के बात ये है कि कोई भी अगर इल्जाम लगाया जाता है, ये कैसा निर्धारित हो कि वाकई कुछ हुआ है नहीं हुआ, इसके लिए एक जांच तो होनी चाहिए। पानीपत वाले केस में पुलिस ने जो है उसका मेडिकल भी नहीं करवाया, अगर पुलिस मेडिकल करवाती तो जरूर पता लग जाता कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्तिगत अगर वो महिला चाहे तो व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत कर सकती है, आयोग उस व्यक्तिगत रूप की शिकायत को भी लेता है। ये ऑप्शन आ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि महिला आयोग सिर्फ सामूहिक रूप से ही कार्य करता है शिकायत पर, नहीं व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करता है। महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना, इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी को उपयुक्त सुझाव देना, महिलाओं को शीघ्र न्याय प्राप्त करने के लिए आयोग पारिवारिक महिला आयोग अदालतें भी आयोजित करता है, फैमिली कोर्ट, ये नोट कर लेना। विकासात्मक व शैक्षणिक शोध की व्यवस्था करना, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। केंद्र व राज्य महिलाओं के विकास की गति का आकलन करना, किसी भी जेल, बंदीगृह, रिमांड होम, महिलाओं की संस्था या किसी भी ऐसे स्थल का निरीक्षण करना जहां महिलाएं कैदी के रूप में रखी जाती हैं या किसी अन्य रूप में, आवश्यकता हो तो संबंधित प्राधिकार के पास दशा सुधार हेतु मामले को ले जाना। ये महिला आयोग है जो काम करता है, राज्य महिला आयोग, केंद्र सरकार के तर्ज पर ये बनाया जाता है। हर राज्य सरकार में ये बनाने की कोशिश है, मगर जरूरी नहीं है हर राज्य सरकार बनाए, उसकी इच्छा है, क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। केंद्रीय सूचना आयोग, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर इसकी अध्यक्षता भी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा की गई है। वर्तमान में इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 1+6 अतिरिक्त आयुक्त कार्यरत हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। देखो कहा गया था ना 1992 से पहले राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं की करता था, अब राष्ट्रपति नॉन गैर संवैधानिक संस्थाओं की भी करता है। समिति की सिफारिश की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री आदि शामिल होते हैं। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के समय संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना आवश्यक है, ताकि वो निष्पक्ष होकर सूचना दे पाए। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब 65 वर्ष है, इसमें कोई टेन्योर निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटा सकता है, देखो हटा सकता है। आयोग की मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की शिकायतों का निवारण करना है। आयुक्त बनने से पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये। राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग की भांति राज्य सूचना आयोग की स्थापना भी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा की जाती है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की संख्या 10 निर्धारित की गई है। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति है, इसमें राज्यपाल। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल केंद्रीय सूचना आयोग के समान है, मतलब 65 वर्ष की उम्र है, इससे पहले कितना भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हटाता है। आयोग का कार्य केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के समान होता ही है। एक और है सीवीसी। सीवीसी की सलाह पर ही जो है क्या नाम है, बात बतानी थी,
के संथानम समिति के बारे में बतानी थी, एक बात बताता हूँ, ध्यान से रखिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा की गई है 1964 में। 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है, सांविधिक स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष व 2 या 2 से कम या अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, अन्य लोकसभा सदस्यों में विपक्ष का नेता व गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले होता है। यहाँ पे थोड़ा लिस्ट बना लेना कि कितने आयोग का कार्यकाल है, 65 है या 65 साल तक है या 4 वर्ष से 65 साल तक है। आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। आयुक्त के वेतन, भत्ते, अन्य सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती हैं। अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच करना है। केंद्रीय सीबीआई की जो अनुशंसा के सीवीसी ने ही अनुशंसा की थी सीबीआई की। और याद रखना, सीबीआई से संबंधित कोई सीबीआई की शिकायत करने के लिए कहां जाया जा सकता है? सीवीसी। सीबीआई की शिकायत सीवीसी में की जा सकती है। सीबीआई अथवा सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा के संचालन समिति द्वारा की गई थी 1963 में। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी सीबीआई की। शुरुआत में यह संगठन विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। 1946 दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था शुरुआत में। तत्पश्चात से कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। वर्तमान में सीबीआई की 6 शाखाएं हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा सबसे ज्यादा ये एक्टिव रहती है। विशेष अपराध शाखा, जैसे आयुषी हत्याकांड हुआ था नोएडा में। नीतिगत व अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग, इंटरपोल को यही पकड़ती है। प्रशासनिक शाखा, अभियोग निर्देशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। ये सबसे पावरफुल रोल बनने वाला है क्योंकि सरकार ने नए कानून में प्रावधान कर दिया है जिस भी केस में सजा 7 साल से ऊपर है उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट लगनी मैंडेटरी है। सीबीआई का एक प्रमुख निर्देशक होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निर्देशक व अतिरिक्त निर्देशक भी होते हैं। सीबीआई निर्देशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दिल्ली पुलिस सेवा, पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। यही एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था पहले 1946 जिसके तहत ये बनाई गई थी सीबीआई। सीबीआई का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार संबंधी मामलों की जांच करना है। अन्य गैर सरकारी निकाय कौन से हैं ये देखते हैं। अन्य गैर सरकारी निकायों की डियर बात की जाए तो अन्य कई हैं। और याद रखना सीबीआई और ईडी में थोड़ा सा फर्क है। सीबीआई और ईडी में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र में इस समय तो विपक्षी दल में है, पहले वो सरकार में हुआ करते, उसके मुख्य प्रवक्ता हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं, अंट शंट अपनी और गरिमा कम करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो गिरफ्तार करे थे ईडी ने, और ईडी ने उससे पहले गिरफ्तार कर रखे हैं दिल्ली सरकार के आपके मंत्री। वो बाहर आ गए और ईडी के बारे में कहा जाता है ईडी के चक्कर में जो लपेटे में आया वो उसने फिर सुबह का सूरज देख नहीं पाया। कारण क्या है, बस दोनों और थोड़ा सा फर्क है। करप्शन करो कोई इशू नहीं है, करप्शन करोगे तो पकड़ेगी सीबीआई। सीबीआई एक आराम संस्था है, कोई बहुत बड़ी हाईफाई संस्था नहीं है। इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। जरूरी नहीं है सीबीआई ने पकड़ा है तो जाएगा। आयुषी हत्याकांड की जांच सीबीआई ने कई बार कर ली, आज तक नहीं पकड़ पाई है किसने है किसने नहीं। तो सीबीआई कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है कि इसके पास इतने अधिकार हैं, कुछ अधिकार नहीं है। ब्लैक मनी करते हो इंडिया में तो सीबीआई के पास उसका रोल है। बस ब्लैक मनी को ब्लैक करके रखो, उसको व्हाइट मत करो। अगर जैसे ही ब्लैक मनी को भ्रष्टाचार करप्शन करते हो, ब्लैक मनी क्रिएट करते हो, पकड़ेगी सीबीआई। ज्यादातर आपने देखा होगा सीबीआई और ईडी दोनों साथ से चलते हैं, और चलता भी है ना सीबीआई ईडी साथ साथ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर
कारण क्या है, जब तक आप ब्लैक मनी को ब्लैक में रखते हो, कैश में रखते हो, ब्लैक में रखते हो, तो सीबीआई के अंडर आती है। जैसे ही मगर आप ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करते हो, बैंकिंग सिस्टम में डालते हो, एलआईसी में डालते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो, प्रॉपर्टी लेने की इकट्ठा कर कोशिश करते हो, कोई कंपनी इकट्ठी करते हो, तो उसी के साथ साथ आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के दोषी आ जाते हो। अब सीबीआई की सीमा के साथ साथ आप आ जाते हो ब्लैक व्हाइट मनी करने के चक्कर में ईडी के पास। और ईडी को व्हाइट मनी में, ईडी को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसीलिए ईडी को स्पेशल पावर दी गई है। जिस भी केस में ईडी लेती है ना, इसीलिए वो व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता। कारण क्या है, जब तक उसका केस में चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक उसको जमानत नहीं मिलती है, और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया 2 साल 3 साल चल जाती है। एफआईआर और चार्जशीट में फर्क होता है, ध्यान रखना। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी के खिलाफ भी एफआईआर उसको लिखवा सकता है, अगर वो लिखते हैं तो, नहीं तो वो कोर्ट में जा सकता है। चार्जशीट उस एफआईआर को कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया, वो क्राइम कैसे हुआ, क्यों किया गया, ये उसके अंदर आता है। कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति ने किसी को मार दिया, एफआईआर। कोई व्यक्ति ने एफआईआर करने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी, क्यों मारा, कौन सा वेपन था, वेपन कहां फेंका था, वेपन जो बरामद किया गया वो बरामद किस कंडीशन में किया गया, क्या वेपन बरामद करने के बाद उसके साथ कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट का कोई एविडेंट है, एविडेंस है कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट का, किसी ने गवाह देखा है, वो पूरी चार्जशीट में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिखा जाएगा, जिसके बाद वो चार्जशीट होगी। और जब तक ये एफआईआर और चार्जशीट का पीरियड कितना होगा कुछ निर्धारित नहीं किया जाता। इसीलिए कई बार ये संगठित गिरोह जो होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये यही खेल खेलते हैं। अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन के बाद ना, प्रोसिक्यूशन हो गया, उसके साथ साथ पुलिस प्रणाली तंत्र हो गया, वो चार्जशीट को दाखिल ही नहीं होने देते। और चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो कोर्ट कहता है कब तक इसे अंदर रखोगे, इस पे जो चार्जशीट तुमने एफआईआर लिख रखी है उसकी सजा 3 साल है, और ये 2 साल तो अंदर रह ही आया, इसको तुम बाहर करो। और फैक्ट है, और होता यही। और कईयों में तो सजा 7 साल की सजा होती है, 1 साल अंदर रह के आया है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के लिए, कोर्ट कहता है चार्जशीट दाखिल, वो करते ही नहीं है, 1 या 2 बार में फिर वो छूट जाता है। तो सीबीआई और ईडी में दोनों में ये फर्क है। दूसरी बात, अगर कहीं कोई बुक पढ़ो पुरानी, उसमें लिखा हो कि सीबीआई की स्थापना दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा की गई है, तो ये बात ठीक है कि सीबीआई की स्थापना दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा ही की गई थी, मगर सीबीआई को बाद में दर्जा दिया गया है साविधिक दर्जा। कारण क्या, सीबीआई ने जो कदम उठाया उस कदम को संवैधानिक समर्थन देने के लिए सारी चीजें की गई थी, और सीवीसी को बाद में इसको बनाया गया। अब सीबीआई से कोई कंप्लेंट करनी है सीबीआई की, तो हम सीवीसी में जा सकते हैं उसकी कंप्लेंट करना। और सीवीसी भारत की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है विजिलेंस में, सतर्कता आयोग में। कोई भी करप्शन होता है तो सीवीसी में जाके वो कंप्लेंट कर सकता है। थाने वगैरह के बाहर भी आपने देखा होगा नंबर लिखा रहता है, दलालों से सावधान। अगर कोई दलाल आपको थाने की दलाली करता मिले तो आप सीवीसी को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोनों तीनों में थोड़ा सा ये फर्क होता है। अब बात करें अन्य गैर संवैधानिक आयोग की, लोकपाल, इसको एनसीईआरटी ने अलग से कवर कराया है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने डिटेल दी नहीं है। लोकायुक्त स्टेट में होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण व सरकार को समुचित सहायता देने के लिए। अब अल्पसंख्यक आयोग बन गया है, इसी के साथ साथ आपको को चाइल्ड वेलफेयर कमीशन भी, राष्ट्रीय जो है क्या नाम है, नेशनल चिल्ड्रन कमीशन, उसको भी पढ़ना चाहिए, वो भी अलग से बन चुका है। बच्चों को भी प्रावधान दे दिया गया है कि बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का शोषण ना हो, क्योंकि बच्चों के शोषण को रोकने के लिए जो नोबेल प्राइज मिल चुका है भारत को, किसको, कैलाश सत्यार्थी को मिल चुका है। तो ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फर्क क्या है, वो बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था, एकमात्र संस्था जो है पार्लियामेंट। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है जो बाद में डाली गई है? हाँ, बनी है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी, नेशनल अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया है, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, वो संवैधानिक बना दी गई है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने एक संवैधानिक संस्था और बनाई है, क्या बनाई है, जीएसटी काउंसिल।
269A के तहत। तो इनको क्या बनाया गया संविधान संशोधन के द्वारा। गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? वो संस्थाएं जिनकी संस्थाओं की नियुक्ति जो है संविधान में वर्णन नहीं होता। इसको निर्माण दोनों कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों कर सकती है। निर्माण कैसे कर सकती है? सेंटर और स्टेट दोनों या तो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से कर सकते हैं, जैसे योजना आयोग नीति आयोग का किया गया है, या इसके लिए अलग से राज्य विधानमंडल या संसद जो है बिल पास कर सकती है। जैसे सीवीसी का निर्माण संसद ने करा है बिल पास करके, और इसी के साथ साथ केंद्रीय सूचना आयोग का निर्माण करा है कि संसद ने बिल पास करके 2005 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। ये चैप्टर नंबर 23 हो चुका है एनसीईआरटी का। ये 2 गिलासों में हुआ है। ट्वेंटी 26 होने हैं, पहले 25 का तो मैंने सिलेबस दे रखा है, 26 होने हैं, 23 चैप्टर हो गए हैं, 3 चैप्टर हैं, और इसी के साथ एक परिशिष्ट है। परिशिष्ट भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की होती है। परिशिष्ट की क्लास 1.5 घंटे की होती है, और अभी तक आप देखोगे करीब करीब 57 घंटे की क्लासें इसमें हो चुकी हैं आपकी, 57 घंटे की क्लासें। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ पॉलिट एनसीईआरटी को जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो पैकेज लेते हैं ना, 2400 रुपए का पैकेज ऑनलाइन लेते हैं, और दिल्ली में 74 हजार रुपए का पैकेज आप ले रहे हैं, और एनसीईआरटी को वो साल भर पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा डीपली, उससे ज़्यादा ब्रॉडली करवा रहा हूँ। अब बस समझना आपके ऊपर है। कोई भी प्रश्न आता है डियर चैट वेलकम है। इसके साथ साथ ही आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है, और इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम का नंबर भी मैंने आपको दे रखा है। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। क्लासें आजकल थोड़ी शेड्यूल में नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि 25 मई का यूपीएससी का एग्जाम आ चुका है बच्चों का, तो थोड़ी सी ऑफलाइन में प्रॉब्लम चल रही है टाइमिंग को लेकर। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन को देखते रहिए, चैनल के नोटिफिकेशन को देखते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के नाम से ही है, जहां से आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ भी ले सकते हैं, और क्लास की सूचनाएं भी उस पर डाल दी जाती है। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं कर रहे हैं। क्लास के बाद आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं हमारे चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल से। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।